हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मिस्टर दीपक जैन जी से, हमारे दीपक भैया से। 20 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद आज इन्होंने क्रैक किया है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम। अब ये बनने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं। जी भैया, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। हाँ, मैं ये पूछना चाहूँगा, इतना लंबे सफ़र के बाद आपने ये मुकाम हासिल किया है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा ये बताइए। इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मैंने जब बीएससी एमएससी किया था तब मैं इंदौर में जॉब करने गया था। जी जी। तो इंदौर में जॉब करते समय मुझे पीएससी के स्टूडेंटों से इंटरेक्शन हुआ, तो मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लगा कि मुझे पीएससी क्रैक करनी चाहिए। जी जी। और दूसरा मेरे पिताजी थे, तो पिताजी ने भी काफ़ी मोटिवेट किया मुझे कि नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाओ। तो इस तरह शुरुआत हुई और मैंने पहला फर्स्ट अटैम्प्ट दिया। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैं इंटरव्यू तक गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा हो नहीं पाया था 1997 में। अच्छा। तो उसके बाद फिर हो नहीं पाया था मेरा, और फिर बैन लग गई थी पीएससी में। अच्छा, तो अच्छा बैन लग गई थी। जी बीएनए। फिर उसका 2006 में फिर अगेन इंटरव्यू देने गया। और फिर 2009 में 11 में 12 में डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर का एग्जाम भी दिया मैंने, उसमें भी इंटरव्यू तक, सारे उनमें इंटरव्यू तक मैं गया हूँ। अच्छा। असिस्टेंट पे लास्ट ईयर असिस्टेंट प्रोफेसर में मेरी 45 रैंक थी। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पोस्ट नहीं मिल पाई। लेकिन इस बार ईश्वर की कृपा रही और 39 रैंक रही वो पोजीशन। इसका मतलब है कि आपने हर एग्जाम दिया और इंटरव्यू तक पहुंचे भी हैं। इंटरव्यू तक गया हूँ। अच्छा, तो ऐसे टाइम पे तो भैया कई लोग को हिम्मत छोड़ देते हैं। हाँ, मतलब वो सोचते हैं तैयारी करना ही छोड़ दो। तो उस टाइम पे आपने क्या सोचा होगा? नहीं, मेरे साथ भी यही हुआ, मैं कोई वो नहीं हूँ, लेकिन बस ये था कि गिरते थे तो फिर हिम्मत मिलती थी, परिवार हिम्मत देता था। क्या बात है। और जो मित्रगण थे वो हिम्मत देते थे कि नहीं लगे रहो लगे रहो। हाँ। तो इस तरीके से सफ़र चलता रहा। परिवार का क्या साथ है? परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, क्योंकि परिवार में आपके बच्चे, धर्मपत्नी या जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो सब आपको मोटिवेट करते हैं। आपको जो निराश जब आप होते हो, जब आप असफल होते हो, तो उस वक्त उसका रोल बड़ा अहम रहता है। अच्छा। तो उनके जो बात जो आपको मोटिवेशन होता है, वो जो आपको हौसला देते हैं, वो तो कोई नहीं दे सकता है, परिवार की दे सकता है। कुछ ऐसे लोग भी होंगे आपके सर्कल में जो डीमोटिवेट भी करते होंगे कि अरे अभी तक क्यों लगे हो, क्या करें? हाँ, सब तरह के लोग हैं, सब तरह के, लेकिन वो डीमोटिवेशन भी एक प्रकार का मोटिवेशन होता है। अच्छा। कि तुम कह रहे हो कि नहीं निकाल सकता, तो मैं निकाल के दिखाऊंगा, तो वो भी एक मोटिवेशन है। लोग कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो इस टाइप से लोगों ने कहा होगा आपसे? नहीं, लोगों के कहने पे इसमें नहीं करना, जाना दिमाग लगाना पड़ता है। अपन को पूरा फोकस एग्जाम पैटर्न पर करना पड़ता है। अच्छा। कि हम अगर एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं तो या एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमें सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि उसका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस में कितने टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को कैसे स्ट्रेटजी बनाना है, इस पे आपका फोकस पूरा होना चाहिए। लोग तो फिर कहते ही हैं। तो आपने एमएससी किस सब्जेक्ट्स की? एमएससी मेरी जूलॉजी सब्जेक्ट से। अच्छा, तो जूलॉजी से ही मतलब आपका ये हाँ, हुआ? जूलॉजी से ही नेट स्लेट क्वालिफाइड था मैं। अच्छा। और फिर उसके बाद मैं इसी में कंटिन्यू रहा। 2006 में ज़रूर मेरे साथ मेरे मदर फादर एक्सपायर हो गए थे, इस वजह से मुझे इस जॉब में आना पड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट में। अच्छा। तो फिर उसके बाद लेकिन मैंने कंटिन्यू रहा, मैं एग्ज़ाम देता रहा, पढ़ाई करता रहा, जो भी समय मिला। तो अच्छा, सबसे पहले आपने नेट का एग्ज़ाम कब दिया था? 2000 में। और आप क्वालिफाई हो गए? क्वालिफाई हो गए। मतलब आप 26 साल बाद अब आपकी जॉब लग रही है? जॉब लग रही। अरे बाप रे, लोग इतना संघर्ष करते हैं, इतना सब्र, आपके अंदर इतना धैर्य कैसे आया? मतलब धैर्य यही था कि बस एक उम्मीद थी, एक अंदर से वो होप थी कि आज नहीं तो कल होंगे। मैंने अपने पोस्ट पर भी लिखा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, माझी जी का डायलॉग था आपका, माझी मूवी का। जी। अच्छा डायलॉग है। तो प्रिपरेशन आप कब करते थे, क्योंकि आपका परिवार भी है? हाँ, प्रिपरेशन के लिए मैंने टाइम स्लॉट्स बना रखे थे। अच्छा, जैसे सुबह मॉर्निंग में 4 से 8 बजे तक मैं जूलॉजी पढ़ता था। फिर 8 बजे के बाद मेरी दैनिक क्रियाएँ चालू हो जाती थी, मतलब मंदिर वगैरह जाना या घर के परिवार सदस्यों के साथ। फिर 11 बजे से ऑफिस रहता था, तो 11 से 6 ऑफिस रहता था। फिर उसके बाद ऑफिस से आए तो फिर 8 बजे से रात के 11 बजे तक जीएस वगैरह पढ़ते थे। अच्छा। तो और बाकी छुट्टी के दिन अपना पूरा दिन पढ़ाई करते थे। तो इस तरह से टाइम जब भी टाइम मिलता था उसको अपन ने मिसयूज़ नहीं करके उसको एग्ज़ाम पैटर्न पे एग्ज़ाम फोकस करना मुझे समझा। मॉक टेस्ट वगैरह देते थे क्या आप? हाँ, मॉक टेस्ट दिए हैं मैंने।
मॉक टेस्ट ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिए है मैंने। उसका कितना बड़ा रोल प्ले होता बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। और आपको अपनी तैयारियों की अपनी डेप्थ पता चलती है अच्छा, कि आप कितने किसी सब्जेक्ट पे किसी टॉपिक पे आपका कितना नॉलेज, पकड़ रखते हैं। हाँ वो सही पता बात चलती है। तो आपने सेल्फ स्टडी की है कहीं कोचिंग? सेल्फ स्टडी, सेल्फ, मेरे पास टाइम ही नहीं था इतना कि मैं कहीं जाके कोचिंग ले सकूं, क्योंकि जॉब भी करनी थी, परिवार भी था, तो जो एक्स्ट्रा टाइम बचता था उसी टाइम में पढ़ाई कर सकते थे। तो नोट्स वगैरह आप बनाते थे? हाँ, नोट्स सेल्फ मेरे तो चूँकि मैं 45 पेज का हो चुका था, मेरी क्लियर नहीं हुई थी, तो फिर मेरे नोट्स वगैरह सब डिस्टर्ब हो, मुझे लगा कि शायद अब नहीं होगा मेरा सिलेक्शन। लेकिन फिर मुझे कोविड के 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया। अच्छा, हाँ मैंने सुना था कि 45 तक लिमिट रहती है। हाँ, 45 तक ही लिमिट रहती थी, लेकिन कोविड के 3 साल का एक्सटेंशन मिला। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिली? हाँ, अपॉर्चुनिटी मिली, किस्मत ने भी साथ दिया। और फिर मुझे लगा कि शायद किस्मत चाहती है कि मैं इसको दूँ, तो मैंने इसको फिर प्रिपेयर किया। आपके मतलब बच्चे किस क्लास में पढ़ रहे हैं? मेरा बड़ा बच्चा जो इंजीनियरिंग में है अभी। अच्छा। और इंजीनियरिंग कर रहा है मैनेज से, और छोटा बच्चा 10वीं में। तो वो भी आपके साथ पढ़ाई करते हैं? हाँ, करते हैं। घर का कैसा माहौल होता है? पढ़ाई वाला पढ़ाई वाला बच्चों को भी मोटिवेट करना, खुद को मोटिवेट करना, खुद को पढ़ाना, उनको भी उनकी स्टडी भी ध्यान पे देते थे। अच्छा। तो कई चीज़ें तो उनकी स्टडी से ही मुझे सीखने मिली। हाँ, उनको पढ़ाते भी होंगे? उनको पढ़ाने से, उनकी किताबें देखने से कई चीज़ें मुझे, मतलब जो जीएस में आती हैं, वो कई चीज़ें उसमें से भी मिलती थी। तो उनको बताने में कई चीज़ें हमारी रिवाइज हो जाती थी। जी। और रिवीजन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम एग्ज़ाम क्रैक करते हैं उसमें का लगभग 390 टॉपिक हैं। 390? हाँ, 13 यूनिट्स होती हैं, 390 टॉपिक्स उसके अंतर्गत रहते हैं। तो उन टॉपिक्स को आप मेमोराइज करना बड़ा टफ है। अच्छा। तो उसका तरीका यही रहता है कि आप नोट्स जो बनाए वो शॉर्ट नोट्स बनाएं। अच्छा। उन शॉर्ट नोट्स को लास्ट में एक बार अगर आपने रिवाइज कर लिए लास्ट एग्ज़ाम टाइम में, तो आपका एग्ज़ाम में बहुत बन जाता है, आपसे बहुत कुछ संभावना बन जाती है। आपका ये इंटरव्यू हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट भी देखेंगे जी, जो तैयारी कर रहे हैं। जी। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में चाहूँगा कि आपने तैयारी की है तो एनसीईआरटी से या कैसे की है? हमारी तो जो विषय की जो वो बुक्स होती हैं, जो रेफरेंस राइटर्स होते हैं, जैसे कि लाइफ फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंजल की, या जो अदर जूलॉजी है पवार की, तो मैंने उन्हीं को रेफ़र किया। अच्छा। इसके अलावा मुझे जो मैं बताना चाहूँगा कि चैट जीपीटी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और यूट्यूब बहुत अच्छा है कि जिसपे हमें कई वीडियोस मिल जाते हैं। नेट से बहुत हेल्प मिली मुझे, क्योंकि उसमें जो थीसिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, थीसिस लेवल के क्वेश्चंस पे हमें वो बारीक पॉइंट याद रखने पड़ते हैं, तो वो बड़ा अच्छा मिल जाता है इन सब चीज़ों पे। अच्छा। तो इनसे बहुत हेल्प मिली मुझे। अच्छा। और आप अपने नोट्स प्रिपेयर किए, हर टॉपिक के नोट्स प्रिपेयर कीजिए। हर टॉपिक पे ये देखिए कौन सा क्वेश्चन पिछले सालों में आया है जूलॉजी में, किस मतलब किसी भी एग्जाम में, कि एग्जामिनर किस डिप्थ तक जाता है उस टॉपिक पे। तो ये स्टडी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अच्छा। इंटरव्यू हो गया आपका? हाँ, इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू में क्या है क्वेश्चन? इंटरव्यू में मुझे पहले दमोह से रिलेटेड ही पूछे थे क्वेश्चन, कि आप दमोह से हैं तो दमोह में क्या इस तरह स्टडी का, दमोह में बच्चों को पढ़ा पाएंगे आप कि नहीं पढ़ा पाएंगे, ग्रेजुएशन एजुकेशन। फिर दमोह के बारे में एक चीज़ और पूछी थी उन्होंने कि दमोह में कौन सी घटना हुई थी अभी रिसेंटली, तो वो जो अपनी पहली कैबिनेट बैठक हुई थी श्रीरामपुर में, तो उसका क्या महत्व है। अच्छा। और फिर उन्होंने मुझसे बोर्ड टीचिंग कराई। उन्होंने पूछा कि आप ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन को पढ़ा लेंगे, तो मैंने कहा हाँ पढ़ा लूँगा। तो उन्होंने सिलेबस पूछा कि क्या सिलेबस है, ग्रेजुएशन वालों में क्या पढ़ाओगे, अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन वालों में क्या पढ़ाओगे। फिर उन्होंने बोला कि एक आध कोई टॉपिक पढ़ा के बताओ, तो उन्होंने बोर्ड टीचिंग कराई मेरे से। क्रॉस क्वेश्चन भी किया? हाँ, क्रॉस क्वेश्चन बहुत हुए। और फिर उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें सबसे अच्छा लगता है जूलॉजी में, तो मैंने बायोकेमिस्ट्री बताया, तो उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में पूछना चालू कर दिया। फिर मेरा स्पेशलाइजेशन फिश, चूँकि इक्थियोलॉजी में था, तो इक्थियोलॉजी पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, क्लासिफिकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। तो इस तरह से इंटरव्यू करीब मेरा 25 मिनट चला, मेहरा सर के बोर्ड में था, और काफ़ी अच्छे नंबर दिए उन्होंने मुझे। पिसिकल्चर और इक्थियोलॉजी अलग है? एक ही है? नहीं, एक ही है, मतलब उसी का टॉपिक है। अच्छा, दोनों फिश से रिलेटेड टॉपिक। मतलब बहुत डीपली पूछते हैं? हाँ, बहुत डीपली नहीं, क्योंकि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बना रहे हैं, तो उस लेवल का आपको नॉलेज होना चाहिए, थीसिस लेवल का। अच्छा। कि आपकी हर सब्जेक्ट पे, हर टॉपिक पे पकड़ होनी चाहिए। आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा। आखिरी क्वेश्चन ये है कि हमारे ऑडियंस जो व्यूअर्स हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे कहना ये चाहूँगा कि एग्ज़ाम पे फोकस करें, सिलेबस पे फोकस करें, टॉपिक पे फोकस करें, बाकी सब फालतू बातें हैं। ठीक है, आपको पूरी एनर्जी, पूरी ताकत अपन को अपनी स्टडी पे लगानी है। और दमोह में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, दमोह में एक से एक टैलेंटेड बच्चे हैं,
बस थोड़ा सा मार्गदर्शन की कमी हमारे यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं। मार्गदर्शन है, स्टडी नोट्स प्रॉपर नहीं मिलते या कोई समझाने वाला नहीं है, कह भी सकते हैं। लेकिन दमोह के लड़के बड़े टैलेंटेड हैं, मैं मानना है। दमोह में आने वाले समय में जैसे बड़वानी में कई लोग लगातार सेलेक्ट हो रहे हैं। बड़वानी का रिजल्ट मैं देखता हूँ या और ज़िले के रिजल्ट देखता हूँ तो 8-10 लड़के लगातार सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह दमोह में भी आएगा। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में अगर दमोह के बच्चे मेहनत करें तो रिज़ल्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में दमोह के लड़कों का जाना, और मैं कोशिश भी करूंगा कि लोगों को मैं इस तरह से मोटिवेट करूं। और मैं अब चूँकि एजुकेशन लाइन में जा रहा हूं तो मैं चाहूँगा कि बच्चे मुझसे जुड़ें और मैं उनसे जुड़ूं तो मैं उनको बता सकूं कि किस चीज़ को कैसे क्रैक करना है, कैसे अपना धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक चुनौती है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भैया। जी। आप सभी ने देखा कि कैसे भैया ने बताया हमारे लिए कि हमें कैसे धैर्य बना के रखना है, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कैसे करना है, यूट्यूब का या एआई का सही इस्तेमाल एजुकेशन में। इतना अच्छा इस्तेमाल सर ने असिस्टेंट प्रोफेसर भी क्रैक कर लिया इसी बेस पर। और धैर्य, सब्र, मतलब 47 की एज में ये एग्ज़ाम क्रैक करना, मेंटली प्रिपेयर होना इन सब चीज़ों के लिए कितनी बड़ी बात है। तो सर भैया हमारे लिए एक मोटिवेशन है। जो जिस किसी को भी अगर दमोह शहर में अगर आप रहते हैं, कोई मार्गदर्शन चाहिए भैया तो उनसे मिल सकते हैं। तो अभी तक के लिए धन्यवाद, फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट इंटरव्यू में। थैंक यू।